हेलो दोस्तों, टीम एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जा रहे हैं पॉलिटी का रिवीजन करने। लास्ट एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिनों पहले, इसमें मैंने बताया था कि 30 दिन में कैसे पूरे पीसेस का रिवीजन हम कर सकें ताकि 2024 का प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो सके। पॉलिटी का इम्पोर्टेंस सबको पता है। हर साल ये क्वेश्चंस आपको पिछले कुछ सालों के देखिए 2016, 16, 14, 19 और 23, मतलब लगातार 15 से 20 क्वेश्चंस के अराउंड आपको पॉलिटी में आते रहे हैं। और पॉलिटी अगर आपको अच्छे से तैयार है तो ये बहुत ही श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत वेग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डायरेक्ट एक लक्ष्मीकांत या घटना चक्र आपने पढ़ रखी है तो उससे मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपने ये पढ़ा नहीं था, ये कहीं बाहर से आ गया। ऐसे क्वेश्चंस पॉलिटी में मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो इसको हम रिवाइज करते हैं और हम कम से कम टाइम में रिवाइज करेंगे। रिवीजन के लिए मैंने आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, घटना चक्र की, और हम उसी के थ्रू रिवीजन करेंगे। पीसेस में अब केवल 30 दिन बचे रह गए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कम से कम टाइम में रिवीजन करना चाहेंगे, और साथ में करंट अफेयर के साथ साथ, ताकि हमारी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट रहे और एग्ज़ाम में हम ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर पाएँ। तो हम शुरू करते हैं। पहले ये आपको मैंने बताया था पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के बारे में, इसको अगर ओपन करते हैं हम तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट होगा ये टॉपिक, और उसके बाद से ये आपको पता होगा अलग अलग एक्ट के थ्रू, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो अंग्रेज लोग काफ़ी टाइम टाइम पे नए नए एक्ट्स लाते रहे थे। वो धीरे धीरे कल्बिनेट होकर के एक टाइम के बाद लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के से हम इंडिपेंडेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी खुद की बनी और हमने फुल फ्रेम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश टाइम में, वहाँ से लेकर के और वहाँ तक एक जर्नी है। उसके बाद से हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और पार्ट्स और प्रियम्बल और ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैं कोशिश करूँगा, मतलब कोशिश मैं करना चाह रहा था कि दोनों लैंग्वेज एक साथ करूँ, लेकिन मुझे लगता है वीडियो से बहुत लंबा हो जाएगा, और ये क्योंकि रिवीजन टाइप का ही सीरीज है तो मैं एक ही लैंग्वेज में बोलता हूँ। अगर लोगों को लगेगा कि हिंदी में भी ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में एक वीडियो बना दूँ। तो पहला देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जब पहली बार बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स का रूल बंगाल में इस्टेब्लिश हो गया था। बंगाल, आज का बंगाल वेस्ट बंगाल जितना नहीं था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारे स्टेट आते थे उसके अंदर, काफ़ी बड़ा प्रोविंस था। तो जब कंपनी का रूल इस्टेब्लिश हो गया था वहाँ पे, तो कुछ टाइम बाद ब्रिटिश क्राउन को लगा या ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि हम कंपनी को इतनी फ्रीडम नहीं दे सकते इतने बड़े प्रोविंस को मैनेज करने की खुद से, तो इनको थोड़ा रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो इस वजह से आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए ये आया पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, और एम क्या था कि टू एबॉलिश करप्शन। जब आपको ये पता होगा, अगर अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, कि 1765 की ट्रीटी के बाद से, जिसको हम इलाहाबाद ट्रीटी भी कहते हैं, ब्रिटिशर्स को वो दीवानी राइट्स मिल गए थे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और साथ में उनको और सारे प्रिविलेज भी। कंपनी का रूल था वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे और बहुत सारा करप्शन कंपनी ऑफिशियल्स कर रहे थे। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये करप्शन और मॉल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेलेंट इन कंपनी, ये काफ़ी प्रिवेलेंट हो गया था। इसको एबॉलिश करने के लिए और कंपनी के फंक्शंस को और उनके ऑफिशियल्स को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया था। तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के पास 3 प्रोविंसेस में उनकी गवर्नमेंट थी, एक तरह से कंट्रोल था। एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक बंगाल। तो इन तीनों को एक के अंडर ले आया गया, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। इसका मतलब और ये दोनों प्रोविंसेस जो थे, इन्होंने अपनी इसके सबऑर्डिनेट हो गई ये बंगाल के। तो और गवर्नर, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये इस हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, अगर आपने नाम ये सुना ही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहले गवर्नर जनरल बने। और इसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ पहली बार कलकत्ता में 1774 में। और ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बना, इसको ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कंपनी के मैटर्स को डील करने के लिए बना था। तो लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किस एक्ट से हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1773 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो उससे फेडरल कोर्ट बना था, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है।
ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो जिसके 2 मेन प्रोविजंस हैं। एक तो ये है कि 2-3 मेन प्रोविजन है। एक तो ये मद्रास और बॉम्बे जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर आ गए, मतलब कि इनके ये खुद के इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं रह गए। दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे। और उसको पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और ये सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ। ये इस एक्ट के 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। कुछ हर एक्ट का क्या है कि एक्चुअली 2 या 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ। देखिए, एक्ट काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप कोई पार्लियामेंट्री एक्ट आज का भी देखेंगे तो वो 2 4 10 20 50 100 पेजेस का हो सकता है। बट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं कुछ। और यूपीपीसीएस का एक पैटर्न रहा है कि उन इंपॉर्टेंट फीचर्स पे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये मोस्टली एग्जाम्स का रहता है, तो हम उन्हीं फीचर्स पे ध्यान देंगे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फिर अगला एक्ट जो आया 10 साल के बाद करीब, वो आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके देखिए मेजर प्रोविजंस की बात हम कर रहे हैं। तो पहली बार जो कंपनी की टेरिटरी थी, ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी उनको बोला गया ब्रिटिश पजेशंस, पहली बार। अभी तक क्या था, इसको कंपनी की टेरिटरी ही बोलते थे, क्योंकि कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी अलग दिखाते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन से अलग है। बट पहली बार ब्रिटिश पजेशंस बोला गया इन टेरिटरीज को जिन जिन एरियाज पे कंपनी का कंट्रोल था, जैसे बंगाल या बिहार या उड़ीसा या मद्रास या बॉम्बे। फिर उसके बाद से अब गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा। देखिए, पहले तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, रेगुलेट करना शुरू किया। फिर देखिए इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली हुआ क्या, 2 बॉडीज बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी एक्चुअली होती तो कमर्शियल बॉडी है, बट इसको हमने गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट किया कि वो जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। क्योंकि आपको याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल कमर्शियल बॉडी नहीं थी, वो वॉर भी लड़ती थी, वो ट्रीटीज साइन करती थी एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी। वो दूसरे डोमेस्टिक लीडर जो हमारे रूलर्स थे उनके वॉर में इंटरफेयर करती थी, उनके अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करती थी। तो जिसको हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी कहते हैं। तो कंपनी आप ये समझ रही है कि प्योर कमर्शियल बॉडी नहीं थी। तो उसके 2 फंक्शन अगर ले लिए, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ये वॉर और ये चीज़ें डिसाइड करने वाली बातें हैं, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और इसके और जो केवल कॉमर्शियल फंक्शन है, जो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड था, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसलिए अगर आपको देखा जाए तो पहली बार देखा जाए डुअल फंक्शन स्टार्ट होने शुरू हुए। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट हुआ था। अभी देखिए, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द बिजनेस ऑफ कंपनी। अभी भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये था कि कॉमर्शियल जो फंक्शंस हैं उसमें बहुत इंटरफेयर नहीं किया जाए, बट उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंट्रोल किया जाए। अभी देखिए, कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप किसी भी एक एंटिटी को डायरेक्ट से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो रेबल कर सकती है या कंट्रोल से बाहर जा सकती है, इसलिए आप उसको कंट्रोल गवर्नमेंट ने धीरे धीरे बढ़ाया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज थी या अपोजिशन कैपिटलिस्ट थे या और कंपनीज जो थी, उनका प्रेशर रहता कि भाई हमें भी थोड़ा थोड़ा और ट्रेड करने का राइट मिलना चाहिए, केवल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। बट अचानक से गवर्नमेंट एक दिन से कंट्रोल करना शुरू नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। अब ये देखते जाएंगे कि धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता जाएगा। फिर देखिए, ये एक्ट तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आपको देखना होगा, देखिए गवर्नर जनरल हैड द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस एंड टू गिव इफेक्ट्स टू हिज डिसीजन। एक्चुअली होता था कि गवर्नर जनरल के साथ दो तीन चार लोगों की एक काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें मिलकर डिसीजन लिया जाता था उसमें। तो ये इसने ये पावर दिया कि अगर जनरल चाहें तो अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आज के टाइम में पावर दे दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अपने कैबिनेट के डिसीजन को ओवररूल कर सकते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर। तो उसी तरह से आप समझिए। फिर देखिए, अभी मैंने क्या बोला था कि कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा था कंपनी पे। अब देखिए, अगली बार कंट्रोल बढ़ाने के लिए क्या क्या, इसके इसके करीब 20 साल बाद ये एक्ट आया, 20 से करीब 30 साल बाद ये एक्ट आया। इसमें उन्होंने कंपनी की जो अभी देखिए यहाँ पे क्या था कि कॉमर्शियल फंक्शन पे अभी भी इंटरफेरेंस नहीं था। इसके लिए देखिए अलग से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये लोग कंपनी चलाते थे। इस पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब लेकिन क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड ये एंड कर दिया कि अब भाई आप अकेले मोनोपोली आपकी नहीं रहेगी, और भी कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती है इंडिया से। और लेकिन 2 एक्सेप्शन लगाए, टी और चाइना। इसको आप चाय और चाइना से याद रख लें। इसका याद रखिए कि कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, अब कंट्रोल बढ़ता गया, और चाय और चाइना के अलावा बाकी हर सेक्शन में और भी कंपनी जा करके बिजनेस अपना कर सकती थी।
ठीक है। लेकिन देखिए, राइट टू कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज एंड रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स टू द कंपनी, 20 साल के लिए और मिलेगा कि कंट्रोल आप इंडियन टेरिटरी जो आपने कैप्चर कर रखी है एक तरह से, उसको आप अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं और रेवेन्यू उससे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टी एंड ट्रेड का ये मोनोपोली खत्म हुई, टी एंड ट्रेड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि कंपनी अब को स्टैब्लिश हुए 50-60 साल हो गए थे, 100 साल 70 साल। तो अब कंपनी को चाहिए थे ढेर सारे क्लर्क्स और ढेर सारे जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चाहिए थे। वो आप जो जैसे बड़े ऑफिशियल जिनकी सैलरी ज़्यादा होती थी या जिनको प्रिविलेजेस ज़्यादा थे, वो तो इंग्लैंड से आके यहाँ जॉब करना चाहते थे। लेकिन लोअर लेवल पे लोकल्स जिनको डील करना होता था, जैसे आज के टाइम में पटवारी ले लीजिए, क्लर्क ले लीजिए, और ऐसे जो जो छोटी पोस्ट हैं, उसके लिए कंपनी को चाहिए थे लोग। तो वो तो यहाँ पे मिलते नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का लेवल और ये मॉडर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन लोगों के पास थी नहीं। तो कंपनी ने सोचा कि अब हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करके कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे एजुकेशन, जो हमारे इन चीज़ों के काम आएंगे। तो पहली बार देखिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनी का कोई ये इंटरेस्ट तो होगा नहीं कि वो इंडियन से कोई भला करना चाह रही है, वो ऑफ कोर्स हम पे रूल करने आए थे। फिर देखिए, अभी एक इंटेंशन आपका यहाँ दिखेगा ही, क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप इस एक्ट से, कि एक तो साइंस और मॉडर्न एजुकेशन पे 1 लाख खर्चा करना था, पर्पज़ मैंने आपको बताया। दूसरा है कि क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया कि आप क्रिश्चियनिटी प्रोपगेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब 20 साल बाद फिर एक एक्ट आता है। अब देखिए कंट्रोल धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। कंपनीज़ कमर्शियल प्रिविलेज वर क्लोज़ डाउन, मतलब कि अब ये जो यहाँ पे जो भी मोनोपोली हो रही थी, ये सब कुछ यहाँ खत्म हो गई। अब प्रोविज़न फॉर द कंपनी टू डू ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अब आपके सारे कमर्शियल प्रिविलेजेस सारी चीज़ें खत्म है, आप केवल एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए। और एक सबसे बड़ा, देखिए कंट्रोल बढ़ता जा रहा है ना कंटिन्यूअस, मैं आपको जो बोल रहा था कि हमेशा ये बढ़ता जाएगा कंट्रोल। ये धीरे धीरे देखिएगा आप, ये पूरा कंपनी का राइट और ये जितने प्रिविलेज हैं सब कुछ ब्रिटिश क्राउन को यानी कि गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर देखिए गवर्नर, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और विलियम बेंटिंग इनका नाम आपने सुना होगा एबॉलिशन ऑफ सती के साथ। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये क्वेश्चन पूछा है पुराने एग्जाम्स में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए गवर्नर जनरल की जो मैंने काउंसिल बताई थी कि कई लोग मिल करके डिसीजन लेते थे, तो एक लॉ मेंबर भी इंक्लूड किया गया पहली बार इस काउंसिल में। और ये मेंबर थे कौन? मैकॉले। मैकॉले का नाम आपने सुना होगा कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। मैकॉले का नाम ये इन्हीं के मैकॉले माइन्यूट की वजह से इंडिया में एक तरह से मॉडर्न एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ। तो अगर ये नाम आप याद रखिएगा। और मैकॉले माइन्यूट्स एक आता है 1835 का एक डॉक्यूमेंट है, जो जिसने एक तरह से मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। ये इन्हीं से, इसलिए जो इनका पर्पज़ ये था कि इंडिया में ऐसे काइंड ऑफ काले अंग्रेज तैयार करने का पर्पज़ इन्होंने ये बोला था कि मतलब कि जो दिखने में तो इंडियन हो, बट अपने वेशभूषा, रहन सहन, बातचीत में हर तरह से पूरी तरह से अंग्रेज हो, माइंडसेट से अंग्रेज, इन द सेंस कि वो फिर कॉलोनियलिज्म को ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, पहली बार तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये दूसरा याद रखिएगा कंपनी टू डू ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और ये लॉ मेंबर मैकॉले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और चार्टर एक्ट 1853, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से, ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। अब गवर्नमेंट को थोड़ा अपना लीनियंट फेस दिखाना था कि हम थोड़ा सा इंडियंस के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर आपको रूल कंटिन्यू करना है तो आप लंबे टाइम तक, तो आपको थोड़ा सा जनता का कंसेंट चाहिए होगा, कि आपको दिखाना होगा जनता कि नहीं, हम थोड़े अच्छे लोग हैं, इतने बुरे नहीं हैं जितना लोग बता रहे हैं। तो क्या हुआ, कंपनी ने प्रॉमिस किया कि ओपन कंपटीशन हम होगा और सिविल सर्वेंट्स के लिए, इसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यहीं पे अगर आपको एक फैक्ट मैं आपको देता हूँ, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये पहले इंडियन सिविल सर्वेंट जो 1963 में बने थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में चाहे तो क्रोनोलॉजी फॉर्मेट में, चाहे तो डायरेक्ट फैक्चुअल हिस्ट्री में पूछा रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब
ये मेंबर्स की सैलरी, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बहुत ये सब कुछ नहीं है। बस आप ये चीज़ मैंने याद रखिएगा। ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिसर, सत्येंद्र सिन्हा 1963 में, सत्येंद्र नाथ सिन्हा 1963 में बने पहले इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक है। अब देखिए फिर अगला एक्ट जो आता है, वो बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, अगर आपको याद याद सबको तो सबको पता होगा, 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल, जो रिवोल्ट हुआ था सबसे बड़ा। तो इसके बाद से क्या हुआ था, अंग्रेजों को लगा कि नहीं, कंपनी चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, और हमें अब अपने पास एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लेना पड़ेगा। इनको जो भी थोड़े बहुत राइट मिल रखे थे, यहाँ से देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मिल रखा था ना, तो ये भी लेना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, रिवोल्ट इतना बड़ा था कि कंपनी को बहुत मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट लगा था कि इंडिया उनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब इसको कंट्रोल अपने हाथ में इन्होंने लगा कि अब कंपनी से मैनेज कुछ नहीं होगा, कंपनी को हटाओ। और सीधे क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ इंडियन नेशन टेकन अवे फ्रॉम द कंपनी एंड गिवन टू ब्रिटिश क्राउन। क्राउन मतलब जो वहाँ के रूलर हैं, कभी किंग होते हैं, कभी क्वीन होते हैं, तो इसलिए सिंप्लीफाई वर्ड में बोलते हैं क्राउन। ठीक है। उसका एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक टाइम में समझ लिया आप, जैसे फॉरेन मिनिस्टर एक पोस्ट होती है, डिफेंस मिनिस्टर एक पोस्ट होती है, वैसे कि ये भी पोस्ट होती है कैबिनेट के अंदर। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो इंडिया के अफेयर्स देखते थे। ठीक है। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ना, पिट्स इंडिया फैक्ट में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल। तो ये इसमें जो ये कमर्शियल फंक्शन देखते थे और ये जो पॉलिटिकल फंक्शन देखते हैं, अब इन दोनों के सारे फंक्शंस को दे दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये कैबिनेट रैंक की पोस्ट है, यही इंडिया के सारे अफेयर्स देखेगी। अब देखिए गवर्नर जनरल का जो ऊपर चल रहा था, जो विलियम बेंटिंक बने थे 1833 वाले एक्ट से, अब उनको कहा है कि नहीं, आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, अब ये पोस्ट जो हो गई वो वायसराय की है। और अगर आपको ये जानना हो कि पहले वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के टाइम में 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था, 1857 का, और यही आखिरी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ तो ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम, और फिर जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्राउन ट्रांसफ़र हुआ, वायसराय बनाया गया, तो इन्हीं को डायरेक्ट पहला वायसराय बनाया गया। ठीक है। अब ये क्या थे कि ये कंपनी के वो हेड नहीं थे या गवर्नर नहीं थे, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ये जो ब्रिटिश क्राउन था उसके डायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि क्राउन डायरेक्ट रूल कर रहा है और ये क्राउन के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए इसके कुछ टाइम बाद अब ये लगा कि थोड़ा-सा अब तक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था, अब लेकिन थोड़ा टाइम आ गया था कि थोड़ा चीज़ों को डिसेंट्रलाइज़ किया जाए, थोड़ा-सा कंट्रोल वापस से प्रोविंसेस को दिए जाएँ, जो आप वहाँ पे आप ऊपर देख रहे थे। ये कंट्रोल लगातार कम क्राउन का बढ़ता जा रहा था। तो ये बोले थोड़ा-सा अब डिसेंट्रलाइज़ करें, थोड़ा-सा पावर को लूज़ करते हैं। तो पहला देखिए आया पोर्टफोलियो सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट किस एक्ट से पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आज के टाइम है ना कि लॉ मिनिस्टर अलग हैं, डिफेंस मिनिस्टर अलग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग का, तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, कि सबके अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। जैसे अभी अभी है कि फाइनेंस पोर्टफोलियो किसी के पास है, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल अफेयर्स किसी के पास है, रोड मिनिस्ट्री किसी के पास है, तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो, ये सिस्टम जो आया था वो आया था 1861 से। फिर देखिए आप, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अभी अब इस रिवोल्ट के बाद से ये दिखाना था कि हम इंडियंस का फेवर में हैं और इंडियंस को इंक्लूड करते हैं हम धीरे धीरे से गवर्नेंस में और या गवर्नमेंट चलाने में। तो देखिए पहला ऑफ कोर्स ऐसे टाइम में अपने लोग लॉयलिस्ट को ही करेंगे, कॉमन इंडियंस को तो करेंगे नहीं। तो इंक्लूजन ऑफ, लेकिन बट फिर भी स्टिल लैंडमार्क फीचर था कि इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब किसको इंक्लूड किया, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। ये नाम याद रखिए, मे भी पूछ ले। ठीक है। दूसरा क्या है कि और इम्पोर्टेंट क्या है कि वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई। ऑर्डिनेंस इशू जो आप आज प्रेसिडेंट का और गवर्नर का हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, वैसी ही पावर वायसराय को मिली कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उन्हें तुरंत वो इजीली इशू कर सकते हैं। ठीक है। ये तो मैक्सिमम पीरियड इसको छोड़िए, रहने दीजिए। और हाँ, एक और चीज़ आ गई जो मैं आप बोल रहा था ना, थोड़ा कंट्रोल ऑफ लूज़ करने की बात आ गई थी। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो पावर यहाँ से ले ली थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वो पावर उनको वापस दे दी कि आप फिर से अपने लॉज वगैरह बना सकते हैं। तो जो बॉम्बे या मद्रास के गवर्नर थे,
ये फ्री हो गए कि हम अपनी प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, प्योरली इंडिपेंडेंटली नहीं, लेकिन आज के टाइम में से अलग अलग स्टेट अपने अपने लॉज बनाते हैं, भले सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अलग से रेगुलेट कर सकती है, तो वैसे ही टाइप का कुछ। ठीक है, अब अगला एक्ट क्या है, अब बीच में एक और चीज़ होती है, फिर बीच बीच में हमको इवेंट याद रखने पड़ेंगे कि उससे थोड़े चेंजेज आते हैं। 1885 देखिए बीच में आया। 1885 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारी डिमांड कर रही थी कि हमें बजट जो है उस पर क्वेश्चन वो वोट करने का राइट मिलना चाहिए, हमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहिए, ये वो नई कई चीज़ें डिमांड करते हो। आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स क्या थी। तो फिर पूरी तरीके से तो नहीं, ऑफ कोर्स हम लोग तो रूलर थे नहीं, ना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ एक सेक्शन को प्लीज करने के लिए या एक होप देने के लिए कि अगर आप हमसे जुड़ के रहेंगे तो आपको कुछ फायदा में हम कंसेशन कुछ देंगे। तो ये क्या किया कि जो मेंबर्स थे उनको ये एम्पावर किया गया कि आप अपने वो ओपिनियन और व्यूज जो है बजट को पे रख सकते हैं, मतलब कि बजट को डिस्कस कर सकते हैं, कुछ कमी या अच्छा या जो भी लग रहा है वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ये देखिए ये सब सुनने में लग रहा है कि आज हम सोच सकते हैं कि कितना छोटे राइट्स हैं, बट उस टाइम के हिसाब से सोच रहे हैं, आज से 150 साल पहले की बातें हैं, और जब देश एकदम से गुलाम था तो ये उस टाइम में माना था यहाँ कुछ तो अलग हुआ है, कुछ तो चेंज कंसेशन मिले हैं। फिर देखो राइट टू आस्क क्वेश्चन इन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बस इसके लिए 6 दिन का आपको नोटिस देना होगा, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन ही इंट्रोड्यूस हुए, बट एक लिमिटेड स्केल पे। इलेक्शन को लोगों को ये काउंसिल में जो वायसराय और गवर्नर की काउंसिल्स होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें धीरे धीरे लेजिस्लेटिव मेनली इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कुछ इंडियंस को या बाकी लोगों को इंक्लूड करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो आपको याद रखना होगा ये कि गवर्नमेंट पे को बजट डिस्कस करने का राइट और इनडायरेक्ट, ये दो सबसे मेन फीचर हैं इसके, इनडायरेक्ट इलेक्शन और बजट डिस्कस। ध्यान रखिए कि बजट में वोटिंग का राइट नहीं मिला था अभी भी, सब और क्वेश्चन पूछने का राइट मिला, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, तो कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब एक तरह से कुछ बहुत थोड़ा ही दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं ही दिया था। फिर क्या हुआ, फिर उन अगला एक्ट जो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको हम जो बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले जो थे उसे ये ऐसा समझिए, ऐसे दो लोगों का नाम ऐसे आता है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो ये पोस्ट यहाँ पे बनी थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो पोस्ट बनी थी, और दूसरा मिंटो उस टाइम के वायसराय थे। इसमें तो सबसे इसकी इसकी जस्ट पहले एक चीज़ और क्या हुई थी, 1906 यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुआ था। आप मॉडर्न हिस्ट्री का ये कई बार ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, ये बहुत रिलेट करता है, क्योंकि रैंडमली कोई एक्ट नहीं आते हैं, उसके पीछे एक लंबा प्रोसेस चल रहा होता है। 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई थी, तो इन लोगों का डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, मुस्लिमों के लिए अलग से अपना वोटिंग राइट, उनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेटिव, ये चीज़ें। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको ये दो वर्ड यूज करते हैं, ये स्टार्ट हुआ 1909 से। तो ये आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देखिए ये जो मैं बोल रहा था ना कि ऊपर कि लोगों को सेलेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत वोटिंग स्टार्ट हो गई थी डायरेक्ट फॉर्म में, तो इसमें भी आप देखिए एक नई चीज़ स्टार्ट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है जानते रहिए। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, नॉन ऑफिशियल मतलब है कि जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से लिंक ना हो, बट लोगों के बीच से आए हों, वो मेजॉरिटी जो थी वो एक इस तरह से स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कम्युनल या सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मुस्लिमों के लिए स्टार्ट हुआ था। फिर अगला एक्ट क्या है, हाँ इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। अभी तक देखिए इंडियंस को इंक्लूड किया गया था ना, ऊपर देखिए हमने पढ़ा था ना, राजा बनारस या महाराजा पटियाला या सर दिनकर राव, इन लोगों को वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें इंक्लूड किया गया था। बट अब क्या किया गया, पहली बार इंडियंस को इंक्लूड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो आज के टाइम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और ये चीज़ ऑर्गन्स तो आप गवर्नमेंट के जानते ही हैं। तो देखिए नाम फिर मिलता जुलता नाम आया, सत्येंद्र, इसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये एज ए लॉ मेंबर जो कभी मैकॉले बने थे वो इंक्लूड किए गए। तो ये दो चीज़, एक तो ये दो आप समझिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन,
और एक इम्पोर्टेंट हो गया इंडियंस इन वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज ए लॉ मेंबर। ठीक है, इस पे कुछ स्टेटमेंट आए थे, जैसे देखिए गांधी जी ने कहा कि दिस एक्ट डिस्ट्रॉयड अस। मैकडोनल्ड ये बाद में ब्रिटिश पीएम बने, तो उन्होंने बाद में बोला कि वॉज एन इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टाइम कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, कभी भी स्टेटमेंट पूछ लेता है इसलिए ये दिया है। फिर अगला एक्ट आता है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो इसमें कई चीज़ें हुई, जैसे देखिए पहली बार तो वुमेन को मिला राइट टू वोट, वुमेन वर गिवन टू राइट टू वोट। तो डैट का भी क्वेश्चन पूछे कि वुमेन वर राइट गिवन राइट टू वोट थ्रू विच एक्ट, तो यू शुड नो 1990। और दूसरा क्या है, इसको बोला गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, और इसने क्या किया, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरकी इंट्रोड्यूस की। डायरकी का मतलब एक्चुअली होता क्या था, इसको भी डिसाइड देखते हैं क्या था इसका मतलब आगे चल के। एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की इसने, बाइसामेरलिज्म, मतलब कि दो हाउस होना, जैसे आज के टाइम में ना लोकसभा राज्यसभा, वैसे अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे ब्रिटेन में भी है कि हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ऐसे दो हाउस अगर होते हैं तो इसको बाइसामेरलिज्म वर्ड यूज करते हैं। और पहली बार यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यूज किया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है, मतलब कि उनको जो भी अपने एक्शन है उनको लेजिस्लेचर में जवाब देना पड़ता है। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जो भी हैं कैबिनेट के, उनको पार्लियामेंट में खड़े होकर उस बात को एक्सप्लेन करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है। और दूसरी बात है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो गवर्नमेंट हट भी जाती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है 1998 में, जैसे 99 में वो एक साल सरकार चली थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था, तो वो सरकार गिर गई थी, उनको फ्रेश इलेक्शन में जाना पड़ा था। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है। तो देखिए पहली बात तो क्या, देखिए कई चीज़ें पहली पहली बार हुई। पहले तो वुमेन को राइट मिला वोट का, फिर डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, फिर अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, फिर बाईसा में दो हाउस इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, नाम है मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि मोन्टेग्यू उस टाइम सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड थे वायसराय थे। और देखिए दो सब्जेक्ट अब एक्चुअली, और एक चीज़ और देखिए इंट्रोड्यूस में डायरेक्ट इलेक्शन से पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, बट फ्रेंचाइजी बॉल लिमिटेड, फ्रेंचाइजी बॉल लिमिटेड होने का ये मतलब है कि आज की तरह ऐसा नहीं था कि जो 18 साल का हो गया वो हर कोई वोट दे सकता है। उस टाइम ऑलमोस्ट मिनिमम मतलब मैक्सिमम 10% लोगों को वोट दिया गया कि आप वोट दे सकते हैं। वो बहुत अलग अलग क्राइटेरिया थे, एजुकेशन लेवल, प्रॉपर्टी का क्या स्टेट है, कितनी प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं, ये वो सब बहुत सारे क्राइटेरिया बना करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों को दिया गया था वोटिंग लिए। बट फिर भी जो 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन से स्टार्ट हुआ था वो अब चला गया था डायरेक्ट इलेक्शंस पे। ठीक है, तो ये भी बड़ी बात थी, तो इसको आपको याद रखना है। एक ये चीज़ हो गया, वुमन वर गिवन राइट टू वोट, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरकी, बाइसामेरलिज्म। अब हम समझते हैं कि डायरकी है क्या, एक्चुअली हुआ क्या ना। देखिए प्रोविंसेज, अभी बताया था कि प्रोविंसेस की जो सरकारें होती है, जैसे बंगाल है, बिहार, वो यूपी, और अलग अलग प्रोविंसेस की जो सरकारें थी, मद्रास है, बॉम्बे प्रोविंस है, इनके यहाँ क्या था कि गवर्नर, जैसे गवर्नर होते थे, तो जो सब्जेक्ट होते थे जिन पे आप लॉ बना, जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, क्रिमिनल जस्टिस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो ऐसे इन सब सारे जो सब्जेक्ट्स थे इनको दो में बांट दिया गया। एक रिजर्व में बांट दिया, एक बांट दिया ट्रांसफर में। रिजर्व में वो थे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें काफ़ी थी, जो अंग्रेज़ों के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो उन्होंने जैसे लॉ एंड ऑर्डर को, क्रिमिनल जस्टिस को, इन चीज़ों को अपने पास रखा। और जो उन्हें लगा कि अरे ये तो मैं इंडियंस को ही दे दूँ, और जैसे एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है और एग्रीकल्चर है, जिनसे अंग्रेज़ों को कोई खास कंसर्न नहीं था, वो उन्होंने दे दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो ये पावर रिजर्व वाली चीज़ें रह गई गवर्नर के पास, और ट्रांसफर जो रह गई इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। जो इलेक्शन से जो ये इलेक्शंस हो रहे थे, इन जो सीटें फुल हो रही थी उनको दे दी गई। तो इसको बोला गया डायरकी, मतलब कि एक ही स्टेट में दो सेट ऑफ रूलर थे। एक इलेक्टेड रूलर थे जो कि वो कुछ सब्जेक्ट वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पे रूल करते थे, जैसे कि वही मैंने बताया एग्रीकल्चर और हेल्थ और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स पे, और रिजर्व पे गवर्नर जो प्रोविंस के होते थे वो डायरेक्ट रूल करते थे। ठीक है, ये इसको डायरकी बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज अपना जो मेन काम था उस पर फोकस करना चाहते थे, और जो पब्लिक कंसर्न थे उनको अवॉइड करके इंडियंस को देना चाहता कि जो ब्लेम आए वो इलेक्टेड गवर्नमेंट पे आए, उन पे ना आए।
और उनको कोई ऐसे भी पब्लिक कंसर्न था नहीं। तो अब आता है अगला एक्ट जो था, उसके बीच में देखिए एक और चीज़ हुई। ये मैं कह रहा हूँ बीच वाली चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बीच में देखिए 1927 में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो साइमन कमीशन आया। साइमन, तो उसने बताया कि देखिए डायरकी जो है प्रोविंसेस में वो सही चीज़ नहीं है। इसने इसके अगेंस्ट रिपोर्ट दी। ये एक्चुअली आया था कि इस एक्ट को रिव्यू करने 10 साल के बाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। तो इसको रिव्यू करने के बाद इसने बताया कि, और उसकी रिकमेंडेशन, बहुत सारी रिकमेंडेशन मानी भी गई। उसमें यह था कि डायरकी जो थी वो प्रोविंसेस से स्टेप वो हटाई जाए, और जो प्रोविंसेस को है ऑटोनॉमी दी जाए। देखिए डायरकी एंडेड इन द प्रोविंसेस और ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। ऑटोनॉमी मतलब है कि आप मोस्टली सब्जेक्ट्स में इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने लॉज और रूल बनाने की पावर मिल गई। ठीक है, ये आया। और डायरकी को इम्प्लीमेंट कर दिया सेंटर लेवल पे। अब ये जो हम ट्रांसफर रिजर्व शेड्यूल की बात कर रहे थे अभी तक, कि कुछ सब्जेक्ट गवर्नर के पास थे, अब ये कुछ सब्जेक्ट वायसराय के पास रहेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो चले जाएंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। फिर इसने क्या किया, इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फेडरल, इसने एक इंडिया बनाने की सोची कि उसमें सारे प्रोविंसेज हैं ब्रिटिश इंडियन के और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके, और एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ये जितनी फेडरल चीज़ें हैं ना, जैसे फेडरल कोर्ट है, ये सब चीज़ें इसी से बनी, इसी ने फेडरेशन बनाया, इसी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। आगे चल के आप देखेंगे तो फेडरल कोर्ट भी इसी एक्ट से आता है। और देखिए अब ऑटोनॉमी आ गई प्रोविंसेस को, तो साथ में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी आ गई। वहाँ पे अभी टर्म यूज हुआ था, अभी रियल में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी नहीं थी, क्योंकि आप डायरकी समझ ही रहे कैसे था अभी। लेकिन यहाँ पे प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी मिल गई अपने एरिया में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में गवर्नर तब भी ओवरराइड कर सकता था, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द चीज़ों में फुल ऑटोनॉमी मिल गई प्रोविंसेस को। और उसके बाद से क्या हुआ, ये एक्ट ही जा करके बल्क पोर्शन में जो इंडिया का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट बना है। इस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है हम लोगों ने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे बाइसामिलिज्म इसमें आया था। ये देखिए यहाँ पे आया था ना, 2 हाउसेज। यहाँ पे इसने क्या है, सेंट्रल लेवल पे ले आया। जो फीचर देखिए यहाँ पे प्रोविंसेस डायरकी थी, उसको यहाँ सेंटर में ले आया। इसमें बाइसामिलिज्म था, उसको यहाँ पे ले आया। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या किया कि सेंटर एंड स्टेट्स में प्रोविंस, ये तो आप समझ रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर ही होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेंटर और प्रोविंसेस की पावर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये फेडरल कोड मैंने आपको बताया ही था। फिर इसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू के कार विथ ब्रेक्स बट नो इंजन, राइट टू स्लेवरी, चार्टर ऑफ स्लेवरी, बहुत सी चीज़ें। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज रिजेक्टेड इन द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि इस टाइम तक कांग्रेस, अगर आपको याद होगा, इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी थी और फुल इंडियन से बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड, तो ऑफकोर्स ये लोग रिजेक्ट ही करने वाले थे। फिर देखिए अब अगला जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट आता है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, कि इंडिया और पाकिस्तान के 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करके। और ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, जो अलग अलग महाराजा ऑफ जोधपुर, महाराजा ऑफ पटियाला, या अलग अलग जो जूनागढ़, हैदराबाद, ऐसे अलग स्टेट थे, इन पे जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो भी खत्म हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से। और इन दोनों डोमिनियन जो इंडिया पाकिस्तान, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का मिल गया। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटेन इसको लीड करता है, बहुत सारे ब्रिटिश कॉलोनी जिसके पार्ट रही हैं, इससे भी बाहर निकलने की आज़ादी मिल गई। खैर हमने इसमें रहना चूज किया। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एबॉलिस्ड। अब जब कॉलोनी ही नहीं रह गई, अब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनका काम ही था इंडिया को मैनेज करना, तो वो रह के भी क्या करेंगे, तो वो पोस्ट भी चली गई। तो ये देखिए यहाँ पे आपका, देखिए जो ऊपर मैंने फैक्ट आपको लिख के अलग से बताया था, वो देखिए वो चीज़ अब यहाँ 1 लाइनर में आ गई। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, द वन हु फर्स्ट गॉट द पावर्स ऑफ द चीफ कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1793 के आसपास थे। ठीक, द वन हु वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1833 वाले एक्ट से बने थे। ठीक है, ये रेगुलेटिंग 1773 से बने थे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग टू वॉज इंट्रोड्यूस बाई, ये भी आपको बताया था, ये जो महाराजा ऑफ पटियाला, राजा बनारस और सर दिनकर राव इंक्लूड हुए थे।
बर्मा वॉज सेपरेट फ्रॉम इंडिया इन 1937, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज, देखिए टर्म यूज हुआ था 1919 में, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बोला कि मोस्टली जो आज के टाइम में जो बॉडीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इनफैक्ट मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस एक्ट पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है, बहुत बल्क पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाय, पार्टी वाइज अगर देखेंगे तो ये स्वराज पार्टी थी, अगर पर्सन का पूछेगा तो ये थे एम एन रॉय, ये कम्युनिस्ट लीडर थे, बहुत इनका बड़ा नाम है कम्युनिज्म में, और पॉलिटिकल साइंस में इनको काफ़ी पढ़ाया जाता है एम एन रॉय का। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट इन 1934, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसको तो अभी हम आगे देखेंगे।